आप सभी लोगों का सीएम अनिरुद्ध गुप्ता की तरफ से सादर वंदे। आज ये वीडियो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 पे फोकस्ड है और प्रोफाउंड मेंटर्स टीम आपके सामने एक छोटा सा विश्लेषण देना चाहती है इस पॉलिसी पे, जो पिछले 34 सालों के बाद, आफ्टर अ स्पैन ऑफ 34 years, द मोस्ट नीडेड पॉलिसी इज नाउ इन फ्रंट। और ऐसा माना जा रहा है कि 2021-22 से ये बिल अपना मूर्त रूप ले लेगा और हमारे आने वाली जनरेशन्स को न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के तहत शिक्षा प्रदान करेगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले सराहना करनी चाहिए हमारी सरकार की, और ये सराहना किसी सरकार पर्टिकुलर किसी पार्टी के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ होगा कि पिछले 34 ईयर्स में कुछ गाइडलाइंस नहीं बनी होगी या किसी ने प्रयास नहीं किए होंगे। ये अलग बात है, वो सारे प्रयासों का समामेलन अभी इस सरकार ने किया है। वी कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरी पर्सन। तो शिक्षा के बारे में 2 लाइनों से इसका इंपॉर्टेंस बता करके हम चालू करते हैं हमारा विश्लेषण। जरूरी नहीं है चिरागों से ही रोशनी हो घरों में, जरूरी नहीं कि चिरागों से ही रोशनी हो घरों में, कभी कभी शिक्षा भी आपके घरों में रोशनी प्रदान करती है। चलिए, तो इस रोशनी की किरणों को हम सहेजते हैं और देखते हैं कि इस नए एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव होने वाले हैं इस एनईपी पॉलिसी के थ्रू। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ECCE। जैसा कि आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि शिक्षा अब 2-3 साल बाद ही एक बच्चा ग्रहण करना चालू करता है, और ये एक अनरेगुलेटेड सेक्टर था जिसमें आपने सुना होगा किंडरगार्टन, प्ले स्कूल्स, प्रेप। ये प्रिपरेटरी स्कूल्स जो होते थे, जिनको हम प्ले स्कूल्स के माध्यम से देखते थे, ये प्ले स्कूल्स के लिए कोई गाइडलाइंस सरकार ने अभी तक नहीं दी थी, लेकिन सरकार की नजर वहां पर थी और अब इस एनईपी में वो गाइडलाइंस दे दी गई है। अब प्रिपरेटरी स्कूल्स और एजुकेशन चालू हो जाएगी 3 years ऑनवर्ड। तो पहला स्टेप जो बनाया गया है इस नई एनईपी पॉलिसी में, और ये पूरा कुरिकुलम जो अब बन करके रेडी हुआ है, ये 5 years, 3 years, 3 years और 4 years के स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। कैसा स्ट्रक्चर, वो हम एक नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में बताया गया है सबसे प्रिलिमिनरी स्टेज जो होती है वो स्टार्ट हो जाएगी आपकी एट द एज ऑफ 3। 3 से 6 साल तक के बच्चे एक छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, और इनकी जो सोच है, इनकी जो एबिलिटीज है, वो बहुत ज्यादा डेवलप होती है। खासकर अगर माइंड की बात करें तो रिसर्चर्स का ये कहना है 3 to 8 years किड्स 85% ऑफ ब्रेन, उनका जो डेवलपमेंट होता है वो उसी फेज में होता है। तो ये बात यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से पॉलिसी में कवर की गई है। और देख लीजिए, यहाँ पर फाउंडेशन स्टेज जो कि 5 years का एक फेज है, बाइफरकेट किया गया है 2 फेज में, 3 years प्लस 2 years का, टोटल 5 years का, जिसमें शुरुआत के 3 साल, 3rd, 4th और 5th आपके सिर्फ डेवलपमेंट, और यहाँ पर जो फोकस किया गया है कि आप लोग किस तरीके से प्रिपरेशन करवाएंगे, आपका ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होगा, प्ले स्कूल कैसे होगा, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर और अदर एक्टिविटीज पे फोकस किया जाएगा। उसके बाद आपकी क्लासेस चालू होंगी 1st और 2nd। तो कुल मिलाकर के ये 5 years का जो फेज है, जिसे फाउंडेशन स्टेज बोला गया है, ये NCERT जो पहले होता था उसकी जगह अब यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि ECCE यहाँ पर फोकस करेगा और यहाँ पर पूरा डेवलपमेंट फाउंडेशन स्टेज में किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेज जिसको कि हम बोलेंगे प्रिपरेटरी स्टेज, जैसा ही वो बच्चा 8 years का कंप्लीट हो गया, उसके बाद फ्रॉम 8th year, 8th year, 9th year एंड 10th year, उसके लिए एक प्रिपरेटरी स्टेज होगी जहां पर उनके प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग्स पे फोकस किया जाएगा। और इस पूरी शिक्षा प्रणाली में वोकेशनल ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। तो आप लोगों का जो डेवलपमेंट होने वाला है अब इस नई शिक्षा प्रणाली में, वो अब
इनोवेटिव तरीके से होने वाला है और बहुत ज्यादा फोकस किया गया है आपकी लर्निंग एबिलिटीज थ्रू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स। पहले जो हमारा फेज हुआ करता था, जैसे आपको मालूम है, एज पर अर्लियर पॉलिसी इट वाज अ 10+2 कोर्स, और स्टूडेंट्स को वो सब पढ़ा दिया जाता था, वो सब बता दिया जाता था जो जनरली उनके काम नहीं आता था, और एक रटन या एक रॉटन एजुकेशन पे फोकस किया गया था। यहाँ पर वो सारी चीजें प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पे शिफ्ट कर दी गई है। नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम आए तो जैसे ही वंस द स्टूडेंट completes his 11th ईयर, तो 11th ईयर में वो मिडिल स्टेज पे आ जाएगा जहां पर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन द साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, हम आर्ट और ह्यूमैनिटीज को एक ही मानेंगे, यहां पर इन सारी बातों पे फोकस किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो 6th क्लास ऑनवर्ड्स पढ़ाई हो रही है, 6th, 7th एंड 8th, ये जो पढ़ाई होने वाली है, यहाँ पर बहुत बार आपको एक कंपलसरी वोकेशनल कोर्स करना पड़ेगा, और बैगलेस ट्रेनिंग नाम का एक 10 डेज बैगलेस ट्रेनिंग का कोर्स अलग होगा, जिसमें आपने जो विधा ली है, जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाएगा 6th क्लास ऑनवर्ड। अच्छी बात यह है, 6th क्लास ऑनवर्ड ये जो मिडिल स्टेज है, यहाँ पर स्टूडेंट्स को कोडिंग भी सिखाई जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं जिस तरीके से सूचना और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हो रहा है, वहाँ पर जितने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ये सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए कोडिंग्स भी सिखाई जाएगी कंपलसरी मैनर में। ज़्यादातर फोकस जो मिडिल स्टेज पे किया गया है, यहाँ पर मैथमेटिक्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिए जाएंगे, और इसको लर्निंग्स को और इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश किया जाएगा। मैथमेटिक्स और साइंस के लिए स्पेशल बुक्स डिजाइन हो रही है विच विल गिव यू अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर। जैसे ही स्टूडेंट 14 इयर्स का हुआ एंड व्हेन ही कम इन 9th स्टैंडर्ड, तो 9th टू 12th ये उन लोगों के लिए सेकेंडरी स्टेज हो जाएगा, मतलब बिफोर ग्रेजुएशन स्टेज हो जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पर पहले आप इलेक्टिव्स लेते थे, और इलेक्टिव्स कैसे लेते थे आप लोग, जैसे आपको कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, ह्यूमैनिटीज लेना है, तो आपके पास कोई एक ऑप्शन दे दिया जाता था 10+2, मतलब 10th क्लास के बाद आप 11th और 12th में अपना इलेक्टिव ले लेते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी पुरानी एजुकेशन में, एक बार आपने वो इलेक्टिव ले लिया, चाहे साइंस है, चाहे आर्ट्स है, चाहे आपका कॉमर्स है, लेकिन वहां पर आपके पास एक बार ले लिया था तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, आपको उसको या तो आगे बढ़ना है, या फिर अगर आगे जाकर के आपको लगता है कि मेरे लिए कॉमर्स काम का नहीं है, लेकिन मेरा कॉमर्स था 11th-12th में, तो आपको उसकी पूरी प्रिपरेशन आपके ग्रेजुएशन में वापस से करनी पड़ती थी। लेकिन अब ये बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको, आपके अभिभावकों को और सारे टीचर्स को एक फोकस दिया गया मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी के लिए। आपका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट होगा, फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी फॉर द चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट, बनाया जाएगा एक कॉमन पूल, और वहां पर उस पूल के हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हमें करना है, तो हम साथ में सब्जेक्ट ले सकते हैं म्यूजिक, हम साथ में सब्जेक्ट ले सकते हैं आर्ट्स, हिस्ट्री। तो आप लोग जब इस प्रकार से कॉम्बिनेशन स्टडीज करेंगे, तो वो पूल आप ही डिसाइड करेंगे एज पर योर इंटरेस्ट, एज पर योर क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि हमने मिडिल स्टेज पे आपका एक्सपेरिमेंटल थिंकिंग कर चुके हैं। अब यहाँ पर आकर के सारे पेरेंट्स अपने स्टूडेंट्स के साथ मिल करके आपका भविष्य निर्धारण के लिए आपके इंपॉर्टेंट कोर्स ले सकते हैं। और बड़ी बात, कोर्स इस तरीके से लिए जाएंगे कि अगर आपने एक बार कोर्स ले लिया तो आप मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट कर सकते हैं। इसका मतलब आप कितनी बार भी कोर्स चेंज कर सकते हैं, और जितनी बार आप चेंज करेंगे तो आपको जीरो से नहीं पढ़ना पड़ेगा, जितना आपका हो गया है उसके लिए एक क्रेडिट बन जाएगा, उसके लिए आपने जितनी पढ़ाई करी है उसके लिए एक डिजिटल बैंक बन जाएगा। जितना क्रेडिट हुआ वहां एक्यूमुलेट हो जाएगा, बाद में जाकर के जब भी आप चेंजेस करते हैं, व्हेनेवर यू चेंज, तो आपका पुराना क्रेडिट काम में आ जाएगा। सो दिस इज अ न्यू पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, जिसमें ये बोला गया है
कि आप लोगों का 5+3+3+4 ये वाला जो आपका कोर्स होगा, ये शुरुआत से चालू हो जाएगा 3 इयर्स ऑनवर्ड्स। और यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर में जब से आप 3 साल से हैं और जब तक वो स्टूडेंट बढ़ करके 12th क्लास कंप्लीट नहीं कर देता है, वहाँ पर वो आंगनवाड़ी से गुजर करके, जैसा कि आपको मालूम है आंगनवाड़ी में भी अब जहाँ पर छोटे-छोटे हमारे जो प्रेप स्कूल हैं, वो अब आंगनवाड़ी के थ्रू होने वाले हैं। पॉलिसी सबके लिए यूनिफॉर्म होने वाली है और अब स्टेट और सेंटर बिल्कुल अलग नहीं होगा। अब एक एजुकेशन पॉलिसी होगी जो बनाई जाएगी सेंटर या सेंट्रल गवर्नमेंट से, और वो फॉलो अप होगी हर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, जिसमें कि अब आपको बाइफरकेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए, तो एक बार जरा हम वापस से हमारी स्लाइड पे आते हैं, और अर्लियर स्लाइड पे जहां पर मैं आपको बता रहा था कि 5+3+3+4 का ये जो कुरिकुलम है, ये नया कुरिकुलम है। इट इंटीग्रेट a 21st century skills, mathematical thinking and scientific temper. हमारा नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यहाँ पर स्पेशल टास्क दिया गया है इन लोगों को। मैंने जैसा आप लोगों को बताया, मैथमेटिक्स और साइंस को डेवलप करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिकल, बहुत सारी बुक्स रिफाइंड हो जाएंगी, बहुत सारा एक्सपोजर बहुत उम्दा किया जाएगा, ताकि आप लोग अपनी मैथमेटिकल स्किल्स, साइंटिफिक स्किल्स और वोकेशनल स्किल्स को डेवलप कर पाए। नो रिजिड सेपरेशन नाउ विल बी मेड बिटवीन आर्ट एंड साइंसेस। मैंने बोल दिया, मल्टीपल कोर्सेस आप ले सकेंगे, कॉमन पूल डिजाइन कर सकेंगे। कुरिकुलम और एक्स्ट्रा कुरिकुलम एक्टिविटीज, यहाँ पर पहले ऐसा होता था कुरिकुलर एक्स्ट्रा कुरिकुलर, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एक्स्ट्रा कुरिकुलर वोकेशनल एक्टिविटीज हैं, जैसा मैंने बताया, स्पोर्ट्स को फोकस दिया जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी जाएगी 6th क्लास ऑनवर्ड्स, ये सब एक साथ समामेलित कर दिया है। नाउ देयर विल बी नो सेपरेशन, सो देयर विल बी वन पर्सन, वन डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट पॉलिसी। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। रिडक्शन इन द कुरिकुलम टू द कोर कॉन्सेप्ट्स। पहले हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स हुआ करती थी, कुछ रिलेवेंट थी, कुछ इररिलेवेंट थी, बट अब कैसा कर दिया गया है, बुक्स तो है, लेकिन आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ उसको कोरिलेट करके आपको वही कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे जो प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कोरिलेट कर पाएंगे। दैट इज अ ब्लेंड एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस एनईपी। यहाँ पर ये जो ब्लेंड है, वो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल कॉम्बिनेशन के साथ साथ थ्योरी को प्रैक्टिस भी करवाएगा। सो दैट विल श्योरली बी अपग्रेडिंग द मेंटल एज वेल एज द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड्स, दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस टिल एट लीस्ट ग्रेड 5। ग्रेड 5 मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि 5th क्लास तक, और प्रेफरेबली उसमें आगे लिखा गया टिल 8 तक, आप लोगों को अलाउ किया गया कि आप लोग जो स्टडीज परस्यू कर सकते हैं वो आपकी होम लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट, क्या ये स्टेप बेहतर है? बहुत सारे क्रिटिकल एनालिसिस आए हुए हैं इसी बात पर, बट अभी चूंकि मैं सारे पॉजिटिव पॉइंट्स कवर कर रहा हूं, तो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपना एनालिसिस लास्ट में दूंगा। यहां पर ये पॉइंट क्यों रखा है सरकार ने पॉजिटिविटी के हिसाब से मैं बात करूं, क्योंकि हमारा देश एक सेक्युलर स्टेट है। डाइवर्सिटीज ऑफ पीपल, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, डाइवर्सिटी ऑफ whatever we practice in our states, in our city, in our town, यहाँ पर एकदम से एक stringent पॉलिसी लाना बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होगा पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट से। और मैंने बता दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी मेकिंग अ सिंगल पॉलिसी। तो अगर सिंगल पॉलिसी ली तो सारे स्टेट गवर्नमेंट को वही फॉलो करना पड़ेगा जो सेंटर ने बताया। तो इस कारण से यहाँ पर अलाउ किया गया टिल 8th, मतलब 5th तक तो आप करेंगे ही, लेकिन प्रेफरेबली टिल 8th तक आप कोई भी लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज फॉलो कर सकते हैं फॉर योर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आते हैं और हम नेक्स्ट स्लाइड में मेजर रिफॉर्म्स इन असेसमेंट स्ट्रक्चर पे आते हैं। यहां पर मैं फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा सारे पॉलिसी मेकर्स को कि उन लोगों ने जो असेसमेंट प्रोसीजर है उसको बहुत इनोवेटिव बनाया है,
बोर्ड एग्जामिनेशन जो पहले कैसी होती थी, सभी लोग बोर्ड की तैयारी करते थे और हमेशा प्री बोर्ड की एग्जाम भी मिस करते थे और सिर्फ बोर्ड बोर्ड बोर्ड, ताकि आखिरी समय में आकर के हम अच्छा परफॉर्मेंस करें। और कुछ स्टूडेंट्स तो सारी क्लासेस मिस करके भी बोर्ड की फोकस करके बोर्ड की तैयारी करके बेहतर परफॉर्मेंस कर दिया करते थे। लेकिन अब बोर्ड एग्जामिनेशन का बर्डन थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और साल में 2 बार एग्जाम होगी। मतलब आपके मार्क्स सिर्फ एक एग्जाम पे बेस नहीं होंगे, इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एग्जाम्स, राइट। एंड ये जो 2 एग्जाम्स यहाँ पर दी गई है, ये थोड़ा सा आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों पैटर्न को कंबाइन करेंगी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, वोकेशनल ट्रेनिंग साथ में आप लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी यहाँ पर दिया जाएगा। एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया गया सरकार के द्वारा, 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ऑफ अ चाइल्ड। यहाँ पर आपके चाइल्ड का प्रोग्रेस कार्ड सिर्फ आपके टीचर्स जो पहले किया करते थे, सिर्फ उतना ही नहीं, अब इस प्रोग्रेस कार्ड में मार्क्स शामिल होंगे आपके सहपाठी और आपके साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के भी। बहुत बार आपने देखा होगा, आपके बीच में एक रैंचो निकल के आता है, आपके बीच में एक ऐसा बंदा निकल के आता है जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड होता है, लेकिन उसका टैलेंट किसी और फील्ड में होता है। उसका टैलेंट वो कहीं, जैसे आपने देखा होगा, स्टेज पे दिखाता है, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में दिखाता है। सो यहाँ पर ये 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में टीचर्स के साथ साथ आपके साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग भी यहाँ पर ग्रेडिंग मैट्रिक्स में आपको मार्क्स अपडेट करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट का जो प्रोग्रेस है, स्टूडेंट का ये जो प्रोग्रेस है, ये यहाँ पर दिया जाएगा फॉर अचीविंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आपने जो भी प्रोग्रेस कार्ड में मेंशन किया है वो एक बार देने के बाद अक्यूमुलेट होगा और यहाँ पर एक नेशनल असेसमेंट सेंटर जिसका नाम है परख, वो इस सारे ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स को अपने एंड पर ट्रैक करेगी और स्टूडेंट का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेंगी। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई है और आफ्टर 12th की बात है ये, बिकॉज अभी तक हम सिर्फ 12th क्लास तक आए और आप लोगों का ये जो परफॉर्मेंस कार्ड है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आपका ये जो परफॉर्मेंस कार्ड है इसमें 12th क्लास का परफॉर्मेंस तो फोकस किया जाता था, लेकिन 12th क्लास तक अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा हो या बहुत अच्छा रहा हो तो बहुत अच्छा है, तो आप लोगों को आगे के कॉलेजेस में जाने के लिए आपके 12th क्लास के परफॉर्मेंस को बेस माने जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12th क्लास तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी अब उनमें ड्रास्टिक चेंज है और वो कुछ मेहनत करके कुछ नया अचीव करना चाहते हैं, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट डिजाइन करेगी। तो 12th क्लास के साथ साथ इस कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो आप कॉलेजेस में एंट्री ले सकेंगे, इवन इफ आपका 12th क्लास का परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रहा हो। तो यहाँ पर 2 तरीके बता दिए गए हैं आपके असेसमेंट के लिए, या तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम या 12th क्लास का परफॉर्मेंस इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर रिफॉर्म्स इन दिस हायर एजुकेशन। पहले आपको मालूम है यूजीसी, एआईसीटीई, ये सारे हमारा टेक्नोलॉजिकल स्टेटस और यूजीसी जो ग्रांट कमीशन है ये सारा पॉलिसी फ्रेम करता था। अब इन सभी लोगों के लिए चेंज होकर के क्या बन गया है, HECI, दैट इज हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। और सारी यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटीज इस HECI के अंतर्गत काम करेगी। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, जैसे ही आपका 12th क्लास कंप्लीट होगा, then you will be having a structure of 3 and 4 years, that is 3 years और 4 years का एक स्ट्रक्चर प्लान होगा जिसमें कि आप 3 ईयर ग्रेजुएशन कर सकते हो या 4 ईयर का मल्टीपल डिसिप्लिनरी ग्रेजुएशन कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है, ये जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री आप करने वाले थे जो 12th तक थी, उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन पे जाओगे तो इन तीनों साल में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। मल्टीपल ऑप्शन एज इन टू से, जैसे मैंने आपको 12th क्लास
11th क्लास के बारे में बताया था, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। यहां पर भी आप किसी एक साल कॉमर्स कर सकते हैं, दूसरे साल अगर आपको लगता है तो आप अपना पूरा का पूरा विधा बदल करके आप आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज में आ सकते हैं, या आप बदल करके साइंस में आ सकते हैं। अच्छी बात यह है, जितनी बार आप चेंजेस करोगे तो वहां पर वो चेंजेस आपका अक्रेडिट हो जाएगा आपके परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में, और 1 ईयर के बाद अगर आप चेंज करते हो तो आपको जितना किया गया है उसको 1 ईयर के लिए बेसिक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। बाकी के 2 साल आप दूसरे ग्रेजुएशन या दूसरी स्ट्रीम में जा सकते हो। अगर आप 2 साल बाद चेंज करते हो तो आपको 2 इयर्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए। और अगर 3 साल लगातार ग्रेजुएशन करते हो तो आपको फुल डिग्री, दैट इज अ डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है, जो आज भी आपको मिलता है, बैचलर्स डिग्री। लेकिन ये बैचलर डिग्री आपको 3 इयर्स का तो मिलता है, लेकिन आप इसके साथ साथ 4 इयर्स भी अडॉप्ट कर सकते हो। व्हाट विल बी इन द 4th ईयर सर? अगर आप इस पैटर्न में नहीं जाते हो तो आप 4 ईयर जब डिग्री कोर्स करोगे यहाँ पर, तो 4 ईयर डिग्री कोर्स में ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन में आप लोगों ने मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स करें और आपको 4 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। इस केस में आप लोगों को जितने आप लोगों ने पूल या जितने आप लोगों ने कोर्सेज डिसाइड करें उसके हिसाब से आपको ये डिग्री दे दी जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अब वो जो पुराना सिस्टम चलता था पर्टिकुलर स्ट्रीम डिजाइन करने का, वो अब यहां से बिल्कुल एलिमिनेट हो गया है। और मैंने आपको बता दिया है, जो भी आपका परफॉर्मेंस है उसके लिए गवर्नमेंट ने एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बना रखा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपका डीमैट अकाउंट होता है, वैसे ही आप लोगों का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बना दिया जाएगा। और जितनी एकेडमिक क्रेडिट आपने अर्न करी है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, मैंने आपको बताया था आपका 9th 10th 11th 12th में जो भी क्रेडिट आपने लिया था प्लस जो भी आप लोगों ने डिग्री कोर्स में लिया था, ये ट्रांसफर हो जाएगा एंड दैट विल बी काउंटेड फॉर द फाइनल डिग्री। तो आप लोग जब भी इस प्रकार का कोई कोर्स करेंगे, चाहे वो बेसिक सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है या डिग्री है, तो वो सब एक्यूमुलेट होकर के आपको एक लेवल पे जाकर के बेनिफिट दे देगा, वापस से जीरो से पढ़ने की जरूरत नहीं। सो व्हाट आर द फोकस? अब हम बात करते हैं यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द एजुकेशन। बहुत जरूरत थी, क्योंकि अब जो भी नया देश और विश्व बनने वाला है वो बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी ही है। इसीलिए 6th क्लास ऑनवर्ड्स मैंने आपको बता दिया कोडिंग आने वाला है। सो इट इज फोकसिंग ऑन द टेक्नोलॉजी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, संस्कृत पे फोकस किया जाएगा स्कूल्स में भी और इनफैक्ट हायर एजुकेशन में भी। दैट इज सरप्राइजिंग फॉर मेनी ऑफ यू। संस्कृत जैसा विषय आपको स्कूल पे फोकस करने का महत्व दिया है और हायर एजुकेशन में। उसका एक रीजन है, वो रीजन मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। मैंने आपको बताया हमारी सत्य सनातन धर्म से जो हमारी शिक्षा प्रणाली चल के आई है वो बहुत उम्दा थी, लेकिन किसी कारणवश हमारी एजुकेशन सिस्टम में चेंज हुआ था। वो क्यों हुआ था मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन संस्कृत पे फोकस किया जाएगा हमारी एनईपी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रमोशनल पॉलिसीज और डिजिटल लाइब्रेरीज पे फोकस किया जाएगा एंड जेंडर इंक्लूजन फंड, वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर भी ऐसा लगता था कि जो फीमेल्स पार्टिसिपेटिव नहीं होती थी, जब हम देखते थे, हमने एजुकेशन सिस्टम को पुराना रिपीट करके देखा तो पता लगा कि मेल एजुकेशन का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हायर है एज कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि हम बिलोंग करते हैं इंडिया को। तो यहाँ पर जेंडर इंक्लूजन फंड दिया गया और जितनी फीमेल्स नहीं पढ़ पा रही थी किसी कारणवश, उनको बढ़ावा देने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड दिया गया है। और KGBV मतलब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसी नई पहल इस एनईपी में दी गई है। स्कूल एंड कॉलेजेस फीस विल नाउ बी यूनानिमसली फिक्स्ड। ये बड़ा कंसर्न था हमारे सारे पेरेंट्स का और सारे गार्जियंस का। अब ये बहुत अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए हो गई है। यहाँ पर वाइड स्प्रेड बाइफर्केशन, स्कूल वाइज, गवर्नमेंट वाइज, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, यहाँ पर ये सभी चीज एलिमिनेट होकर के एक कोशिश की जाएगी एक रेगुलेटरी कॉलेज एंड स्कूल फीस मॉडल के लिए। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो यू भी होना चाहिए, बिकॉज एजुकेशन इज एसेंशियल नीड ऑफ एवरी ह्यूमन।
तो ये बहुत अच्छी बात हुई है। सो व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ एनईपी 2020? क्या होने वाला है इस एनईपी 2020 के बाद? देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बोला, एलिमेंट्री एजुकेशन या ईसीसीई टू सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2030, फोकसिंग ऑन 2030 टारगेट, ये यूनिवर्सल हो जाएगा। अटेनिंग द फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी स्किल्स बाय 2025, 100% GER in the preschool to secondary school level by 2030, bringing back 2 crores out of school children। जितने लोग किसी प्रकार से ड्रॉप आउट हो जाते थे, नहीं कर पाते थे, जिनकी शिक्षा में कहीं ब्रेकेज हो गया था, वो सारे लोगों को वापस एनईपी में जोड़ा जाएगा। इसके लिए बहुत सारी स्टेप्स ले रही है सरकार। ठीक है, नेक्स्ट, टीचर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट ऑफ रिफॉर्म्स बाय 2023। और टीचर्स के लिए जो गाइडलाइंस इशू हुई है, उसकी छोटी मोटी गाइडलाइंस मैं आप लोगों को बता देता हूं। वैसे तो इट इज वाइड स्प्रेड गाइडलाइंस। जैसे कि अब एक 4 इयर्स का मल्टी डिसिप्लिनरी एक बीएड कोर्स आपको कंपलसरी परस्यू करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी अ टीचर। ये 4 इयर्स के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी बैचलर्स अपनी स्ट्रीम में है, तो वो 2 इयर्स वाला बीएड भी कर सकेंगे। तो सारे टीचर्स गेट सेट रेडी फॉर द इनोवेटिव टीचिंग, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम बाय 2030। बोर्ड एग्जाम्स टू टेस्ट कोर कॉन्सेप्ट बता दिया है मैंने, और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे भी फोकस किया जाएगा। एंड एवरी चाइल्ड विल बी कंपल्सरीली डेवलपिंग एटलीस्ट 1 स्किल। मैंने आपको बताया एक वोकेशनल स्किल कंपल्सरी हो जाएगी। कॉमन स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग इन प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल्स, सारे स्टैंडर्ड्स, सारी फिक्सेशन कॉमन होगी। मैंने आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी प्रिपेयरिंग 1 स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडलाइंस, और ये गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को। और लास्टली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 6% का ये जो जीडीपी ग्रोथ हमारा जो चल रहा है, तो 6% ऑफ जीडीपी विल बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। अर्लियर अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये रेट हुआ करता था अप्रॉक्सीमेटली 2.53%। तो ये 3% से बढ़ा करके हमारे सरकार ने ये बता दिया है कि एजुकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है। तो मैं एक क्विक एनालिसिस जो इस पूरे वीडियो में कवर हुआ है, उसको मैं बाइफरकेट कर देता हूं आप लोगों के लिए। ये जितना भी नया एनईपी 2020 में बताया गया है, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि इट्स मोर ऑफ अ पॉजिटिव इन नेचर। इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक नया दिशा देगी। और इसलिए भी है क्योंकि 34 इयर्स के बाद हम चेंज कर रहे हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं इंडिया इस चीज़ में बहुत लर्नेड है कि हाउ टू टेक द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स फ्रॉम ऑल द पॉलिसीज। आप जानते हैं जर्मनी, सिंगापुर, अमेरिका, बहुत सारे ऐसी कंट्रीज है जहां पर एजुकेशन पॉलिसी बहुत रिफाइंड है। वहां की अच्छी से अच्छी एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर ली गई है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत फोकस किया गया है, सो दैट विल बी क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, जहां पर बात रही शुरुआत के कुछ समय में लैंग्वेज स्किल्स, जो आपको 5th क्लास तक रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज पे फोकस करने का बोला, वहां पर जाकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी में, बिकॉज यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, बट इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। तो एक तरफ तो हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। आप जानते हैं कि हम लोग सारा जो भी कंटेंट हमारा वेब पे देख रहे हैं, देश विदेशों से देख रहे हैं, तो इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पर आपकी रीजनल लैंग्वेज पे फोकस किया गया, तो थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन पे और महत्व दिया जाना चाहिए था। लेकिन इन टाइम्स टू कम मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर रिफ्रेम होगी गाइडलाइंस, और उन सब चीज़ों को शामिल किया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर थोड़ा सा मिस आउट हो रहा था, और वो ये है कि आप लोगों ने 360 डिग्री हॉलिस्टिक असेसमेंट प्रोसीजर तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर जब प्रैक्टिकल इसकी जो एप्लीकेबिलिटी होगी, वहां पर जाकर के अगर सरकार इसको जितना अच्छा सुंदर ढंग से ड्राफ्ट किया, अगर वो अप्लाई नहीं कर पाई,
तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो ग्रेडिंग मैट्रिक्स या ग्रेडिंग सिस्टम में अगर कहीं पर फ्लॉ हुआ तो वहां पर जाकर के एक स्टूडेंट का एनालिसिस प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो जैसा बोला गया है वैसा इम्प्लीमेंटेशन अगर हो जाता है तो हम ये आशा करते हैं कि ये पॉलिसी बहुत अच्छा प्रभाव डालेगी आने वाले एजुकेशन सिस्टम में। चूंकि 34 साल बाद आई है तो देयर वेयर लॉट मेनी सजेशंस, बहुत सारे सजेशंस अभी भी लिए जा चुके हैं और थोड़े सजेशंस और भी आएंगे, तो आप लोग जानते हैं द्वारा बन पाएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस और पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको अगर ठीक लगता है तो प्लीज शेयर करिए। प्रोफाउंड मेंटर्स अब इस नई एजुकेशन पॉलिसी में एक नया आयाम सरकार के साथ और आप सभी लोगों के साथ तय करने वाला है। धन्यवाद।